हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज हम यूपी टेट 2026 के लिए पेपर 2 साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक को करने के बाद आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो टॉपिक नेम क्या है, सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी। आज की वीडियो के बाद शायद आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। जब हम सजीवों को उनके सिमिलर फीचर्स के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो जीव जगत है ना, उनको जीवों को पढ़ना क्या हो जाता है, सजीवों को पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे मैं आज आपको बोल दूँ बिना कुछ सोचे समझे, मैं आपको बोलूँ कि आप ना एक काम करो कि दुनिया के जितने भी जीव हैं ना, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, ट्री है, बैक्टीरिया है, सबको एक ही लिस्ट में याद करो। तो ये क्या पॉसिबल है आपके लिए? नहीं है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि लेट्स ऑर्गेनाइज देम स्मार्टली, कि हम उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। मैं ये आपको एक इतने इजी वे में और एक इतने अच्छे फनी वे से कराऊंगी कि आपको ईयर वाइज सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। जिन बच्चों के पास मैथ और साइंस है ना, और जो मैथ्स वाले होते हैं, जिनके पास बीएससी में मैथ्स होता है और बायो उनके पास नहीं होता है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। आज की वीडियो से उनके 1 या 2 नंबर पक्के हैं। तो उस उनको सजीवों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। उनके सिमिलर फीचर्स के बेस पर ग्रुप करना, उनको डिवाइड करना। क्लियर? ये समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखो कौन आया था उनकी क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल, अरस्तु का। देखो ये सबसे पहले आए, 4th सेंचुरी की बात है ये, जब ये आए थे। ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मूवमेंट के बेस पर जो सजीव हैं उनको क्या कर दिया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई जो मूव कर रहे हैं वो तो एनिमल हो गए, और जो मूव नहीं कर रहे वो क्या हो गए, वो उनको उन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन इनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी ना बच्चों, ये क्या थी, ये बिल्कुल सिंपल थी। क्यों थी सिंपल? क्योंकि देखो उस टाइम पे कोई भी ना तो माइक्रोस्कोप था, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी, ना साइंस इतना आगे बढ़ी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे था, इन्होंने अपनी सीधी ऑब्जर्वेशन लगाई और उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी कंटेंट में कोई टर्म ना आपको समझ आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो उन्होंने मतलब एक ट्राई उन्होंने और किया, उन्होंने एनिमल्स को रहने के बेसिस पर भी उन्होंने डिवाइड किया। जो लैंड में रहते हैं उनको मतलब लैंड, वाटर, एयर, उसके बेस पर भी उन्होंने क्लासिफाई करने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन उनकी प्रॉब्लम मेन यही थी कि उन्होंने जो जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उस टाइम पे इनको उनका आइडिया नहीं था। तो ये सिस्टम ना थोड़ा कैसा था, थोड़ा सा बेसिक था। यहाँ तक सबके क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। देखो जो कैरोलस लीनियस है, ये आए थे 18 सेंचुरी में। क्लियर? इन्होंने क्या किया था, ये एक सिस्टेमेटिक साइंटिस्ट से इनको याद कर लो, फिर आए। ठीक है। इनको कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन याद कर लो प्लीज। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कम से कम 2 या 3 बार रिपीट हुआ है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया, जो अरस्तु ने 2 किंगडम सिस्टम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया था ना, इन्होंने क्या किया, इनका आधार क्या था, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जो कैरोलस लीनियस थे, इनका जो मेन आधार था, इन्होंने एक तो प्लांटे और एक एनिमेलिया, इन्होंने 2 इसमें मतलब कि वो कर दिया सिस्टम को, 2 किंगडम सिस्टम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे में इन्होंने उनको रख दिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और जिन सजीवों में सेल वॉल अब्सेंट थी उनको इन्होंने किस में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। क्लियर?
यहाँ तक समझ आ गया। इनका थोड़ा सा इन्होंने ये थोड़ा सा साइंस को थोड़ा सा लेकर आए अपने क्लासिफिकेशन में, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो ये मेन इनका था, एक इन्होंने इनकी ना एक बुक भी थी, वो आप जरूर याद कर लेना, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। सिस्टेमा नेचुरिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन इनका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था? 1735 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरा। तो देखो, बुक का नाम पूछे तो आप बता देना, याद रखना। इनका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था? गिफ्ट के तौर पर आप याद करो, वैसे भूल जाते हैं। इन्होंने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक द्विनाम पद्धति का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप याद कर लो, नोट्स बना लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको ना ये द्विनाम पत्ती आज आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। द्विनाम पत्ती का मतलब क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, और नोमन का मतलब होता है नाम देना, नेम मतलब की। क्लियर? देखो, इसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो साइंटिफिक नाम दे दिए थे, जैसे कि जीनस और स्पीसीज। जीनस बोलते हैं वंश को, और स्पीसीज बोलते हैं प्रजाति को। वंश और प्रजाति, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। क्लियर? होमो क्या है? एक जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का एक रूल बताती हूँ। जो पहला नाम है जीनस, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होता है। कई बार पता है क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, किसी भी एनिमल का या कोई भी नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनका साइंटिफिक नेम बताओ, और उनमें ना छोटी छोटी मिस्टेक करके दे देंगे, नाम सही होगा, लेकिन आपको याद रखना है जो जीनस होगा वो उसका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल होगा, और जो दूसरा नाम होगा स्पीसीज, उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। दोनों नाम इटैलिक में लिखे होंगे, ये बात याद रखो, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं इसका भी आपको रीजन बताऊंगी। कॉमन नेम अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नीम का पेड़ है, ठीक है, नीम के पेड़ को कई जगह क्या कहा जाता है? मरगोसा भी बोलते हैं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए लीनियस ने साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम दिया। अब दुनिया भर में सेम नाम यूज होता है। क्लियर? जो लीनियस का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था? हर ऑर्गेनिज्म को एक ग्लोबल आइडेंटिटी देना। एवरी ऑर्गेनिज्म गेट्स टू नेम्स, जीनस और स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, होमो सेपियंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड जो होगा वो स्मॉल होगा और इटैलिक फॉर्मेट होगा। अब दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, नाम सेम ही रहेगा। स्मार्ट सिस्टम ना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन आए थे? 1866 में आए थे मास्टर हैकल। ये मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, मास्टर हैकल नहीं, अर्नेस्ट हैकल। देखो, इनकी एंट्री होती है, इनको ऐसे याद करो, ये कौन थे? प्रॉब्लम सोल्वर थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म का ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, लेट्स क्रिएट न्यू किंगडम। तो इन्होंने क्या क्रिएट किया? एक नया किंगडम क्रिएट किया, जिसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। याद रखना प्लीज, ये क्वेश्चन आ सकता है और आ जाता है कई बार। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। देखो, हमें भी इसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं आपकी टॉपिक वाइज पूरी साइंस कंप्लीट कराऊंगी। पहले बायो वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स करेंगे। अब देखो, इनका हो गया। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्पोर्टेंस मिली थी वो इनके क्लासिफिकेशन में ही मिली थी, ठीक है। तो सिस्टम क्या हुआ था? थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। अब देखो उसके बाद क्या होता है। 4th नंबर पे आते हैं R.H. विटेकर 1969 में। प्लीज़ आप ये ईयर याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिस्टम है, ये इन्होंने जो दिया था R.H. विटेकर ने, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये वाला जो सिस्टम है। देखो, इन्होंने क्या किया था कि जो सजीव है ना, उनको 5 उसमें क्लासीफाई कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी,
प्लांटे और एनिमेलिया। और इनका जो बेस था वो क्या था, इन्होंने सेल टाइप कि सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है इस बेस पे, और बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे सेल की जो बॉडी सेल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर इन्होंने सजीवों को क्या किया था, वर्गीकरण किया था, उनको क्लासिफाई किया था। आज हम इसी को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले। देखो जैसे कैरोलस लीनियस ने सेल वॉल कोशिका भित्ति को आधार मतलब के आधार पर किया था। विटेकर ने मेन 3 चीज़ों पर किया, ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। 5 उसमें इसने किया, इसने एक, इसमें सबसे पहले मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाऊंगी पहले कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इन्होंने किस तरीके से किया था। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इन्होंने 3 उसमें बांटा उनको सजीवों को, कि कुछ ऑटोट्रोफ्स, हिट्रोट्रोफ और सैप्रोट्रोफ, सैप्रोफाइटिक जो होते हैं, ऑटोट्रोफिक, हिट्रोट्रोफिक और सैप्रोट्रोफिक। देखो ये सबको पता होगा, क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से भी आते हैं क्वेश्चन। जो ऑटोट्रोफिक होते हैं वो इसमें सारे के सारे प्लांट्स आ गए जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्लांट्स, ठीक है। अब जो हिट्रोट्रोफ हैं वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद नहीं बनाते। और जो हिट्रोट्रोफिक होते हैं उनमें कौन कौन है, जैसे पैरासाइटिक और सैप्रोफाइट हैं, इसमें पैरासाइट हैं, और एक है सिम्बायोटिक। देखो जो पैरासाइट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ये होते हैं परजीवी जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और सैप्रोफाइट वो होते हैं जो मतलब कि जो डेड प्लांट और उन पर, जैसे कि फंगस हो गई, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो मतलब कि लाइक मैं आपको कैसे बताऊं, सैप्रोफाइट जो अपना भोजन उन्हीं से मतलब कि प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो डेड मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं। और पैरासाइटिक जो अपना भोजन किसी जीवित वस्तु से प्राप्त करते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। और सैप्रोफाइट बोलते हैं, मर्तोपजीवी बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, हाँ, तो वो होते हैं। और नेक्स्ट क्या था, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, और एक होता है सिम्बायोटिक। इसमें सिम्बायोटिक में क्या होता है, देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है बच्चों। लाइकेन में क्या होता है, इसमें जो फंगस है ना, फंगी और ये एल्गी का दोनों क्या करती हैं, एल्गी तो भोजन बनाती है और फंगी उसको, एल्गी को सुरक्षा और नमी देती है, तो इससे दोनों को फायदा होता है, ठीक है। एक इन्होंने इस बेस पर किया। दूसरा देखो मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने सेल टाइप के बेस पर किया, ठीक है। सेल टाइप इन्होंने देखा कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोट में जो जिनमें मतलब कि अविकसित कोशिका होती है, इसमें मोस्टली अकोशिकीय जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक होती है जो विकसित होती है, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें दोनों टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसमें लिख भी रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो यूनिसेलुलर है उसमें इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक थे, और इसमें आता है प्रोकैरियोट में इन्होंने रखा मोनेरा को। देखो ये जो यहाँ पर है मोनेरा, ठीक है। ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं, क्लियर। अब जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब जो यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें इन्होंने किसको रखा था, प्रोटिस्टा को रखा था। और जो बाकी तीनों बचे, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे के सारे क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। समझ आया यहाँ तक आपको? ये सारे के सारे क्या हैं, तीनों मल्टी सेलुलर हैं। क्या है, मल्टी सेलुलर में रख दिया इन्होंने इनको। अब इन्होंने मल्टी सेलुलर में भी इन्होंने 2 भाग में रखा इनको, जिनमें सेल वॉल होती है और जिनमें सेल वॉल नहीं होती। समझ रहे हो, जिनमें सेल वॉल होती है और जिनमें सेल वॉल नहीं होती। जिनमें सेल वॉल होती है उसके अंदर तो आ गए बच्चों फंगी और प्लांटे, समझ रहे हो। और एनिमेली जो मल्टी सेलुलर और जिनमें सेल वॉल नहीं होती उसके अंदर आ गए, देखो ऐसे मैं बनाती हूँ, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल अब्सेंट, ठीक है। इसमें आ गए
फंगी और प्लांटिया, और इसमें आ गया एनिमेलिया, प्लांटे एनिमेलिया, और ये दो आ गए इधर और ये हो गए ये। क्लियर? तो देखो जो फंगी है वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं और सेट्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। अब जो प्लांटे हैं वो ऑटोट्रोफ्स ही होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं, कुछ कीट भक्षी भी होते हैं जैसे घटपर्णी, ठीक है। और जो एनिमेलिया है वो सिर्फ क्या होते हैं, हिट्रोट्रोफिक ही होते हैं, ये ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था बताओ, RH विटेकर ने दिया था 1969 में। ये ही एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, ईयर भी पूछ लेगा वो आपसे कि कौन से ईयर में RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही क्योंकि आपका वहाँ पे कोई रिटर्न में एग्जाम तो नहीं है, लेकिन जो आपके MCQs टाइप आएगा ना, रट्टा टाइप जो क्वेश्चन आएंगे, देखो यूपी टेट में मैं आपको साफ साफ सीधा सीधा बोल रही हूँ, रट्टाफिकेशन ही आते हैं वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ के चले जाओ, बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रट्टे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, जैसे ईयर याद करना, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ये किसने दिया, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जैसे मोनेरा है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक टाइप है और हिट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों हो सकते हैं। इनके अंदर आ गई एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर आ गया यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर आ गया अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। और देखो तीसरा इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो था फंगी। फंगी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो मतलब कि मृत प्लांट व एनिमल पर ग्रो कर जाती है। देखो फंगी होती है ना, वो सड़ी गली जगह पर ग्रो कर जाती है बड़ी आसानी से। तो चौथा जो इन्होंने इम्पोर्टेंट जो दिया था वो था प्लांटे, इसके अंदर इन्होंने सभी प्लांट्स को रख दिया। क्लियर? लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, कुछ हिट्रोट्रोफिक भी होते हैं। अब थोड़ा सा और रिवाइज करा देती हूँ। एनिमेलिया में ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑल हिट्रोट्रोफ्स होते हैं और कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं होती है। आई होप आप सभी को ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको आज बताया है क्लियर हो गया होगा। ये सीक्वेंस आप याद करने का मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेकर आई हूँ। ALHW, सबसे पहले कौन आए थे, अरस्तु, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे थर्ड नंबर पे हेकल आए थे, और फोर्थ पे विटेकर आए थे, और सेकंड नंबर पे कौन आए थे, देखो सेकंड पे आए थे ये क्या बोलते हैं इनको, कैरोलस लीनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा और समझ भी आ रहा होगा। देखो हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अरस्तु का तो सभी के याद होगा, इन्होंने बेसिक 2 में ही किया था, ज़्यादा नहीं था इनका, ठीक है, प्लांट और एनिमल। फिर विटेकर ने 5 पे दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी मतलब कोई टर्म आपको समझ नहीं आई, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना प्लीज़। अब चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसके 15 MCQs करा देती हूँ, उसमें आप चेक करना कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हु फर्स्ट क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, सबसे पहले जो ये आइडिया आया था अरस्तु के दिमाग में आया था और उन्होंने ही दिया था, ठीक है। देखो इनके ना इंग्लिश में भी थोड़ा सा आप नाम देख लिया करो, क्योंकि साइंस में ना ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है लैंग्वेज में। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? इसका सीधा सा जवाब है, उन्होंने गति और मूवमेंट के आधार पर किया था कि भाई जो चलते हैं वो प्लांट्स हैं और जो नहीं चलते वो एनिमल है। वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसको कहा जाता है? विटेकर को। सॉरी वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, सॉरी बच्चों, लीनियस। अब फटाफट बताओ, द्विनाम पत्ती बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये भी लीनियस ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज। जब कभी हमने भी यूपी टेट दिया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो देखो क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताओ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। हु प्रपोज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल ने दिया था, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत किसने जोड़ा, बताओ प्रोटिस्टा जगत किसने जोड़ा। ये भी हैकल ने ही जोड़ा था, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। आप अपना स्कोर चेक करना, पहले कॉन्सेप्ट देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। 5 किंगडम वर्गीकरण किस वर्ष दिया गया था। इन विच ईयर वॉज 5 ईयर क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड। 1969। मैं ये वही क्वेश्चन लाई हूँ जो यूपी टेट में आए हुए हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। देखो कितने इजी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बीटेक करने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बैक्टीरिया किस जगत में रखे जाते हैं। बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी या एनिमेलिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, मोनेरा। अमीबा किस जगत में रखा गया है 11 का। ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। कवक, फंगी को पादपों से अलग क्यों किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता है। दे लैक क्लोरोफिल, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। क्लियर। वीटेकर के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, न्यूट्रिशन था, सेल टाइप था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लो ये 3 लाइन, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप और न्यूट्रिशन। ये 3 आधार पर ही इन्होंने अपना पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बताऊं, बच्चे ना बीएससी और एमएससी तक आ जाते हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अगर इसको अच्छे से आप नहीं करो तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं। मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट देखो, सही क्रम क्या है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सही क्रम बताओ, सबसे पहले कौन आया था। अरस्तु आए थे, उसके बाद लीनियस आए थे, उसके बाद हैकल आए थे, उसके बाद वीटेकर आए थे। बी इज़ द राइट आंसर हियर। देखो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली रिवीजन करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिए। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।